हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक है आपके लिए जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए लेकर आया हूँ। जनरल पेपर अनिवार्य के लिए शिक्षण एवं शोध भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके लिए छाट का टॉप एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से हमारे वीडियोज देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के अंत में आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के अंदर ही, बिल्कुल लास्ट में एंड सेकंड पर। तो आपको वहाँ से भी हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तरह वाक्यों में दो इस तरह से संबंधित है कि ये दोनों सही हो सकते हैं, यद्यपि ये दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। ये तर्क वाक्य कौन से हैं? सही कूट का चयन कीजिएगा। कूट भाषा दी गई है। तर्क वाक्य है, कुछ पुजारी दूरत होते हैं, कोई पुजारी दूरत नहीं होता, सभी पुजारी दूरत होते हैं, कुछ पुजारी दूरत नहीं होते हैं। इसमें से कूट भाषा दी गई 1 और 4, 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3। इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीन पूछा कुछ पुजारी दूरत होते हैं। देखिए ये पुजारी हो जाएंगे, और ये दूरत का ऑप्शन हो जाएगा, और ये हमारा पुजारी का हो जाएगा। ठीक है साथियों, कुछ पुजारी दूरत होते हैं, ये दूरत हो गया, कुछ में आ जाएंगे। और कोई पुजारी दूरत नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सभी पुजारी दूरत होते हैं। ये जो पुजारी हैं ये अंदर के, ये दूरत अंदर हो गया और पुजारी बाहर हो गया, तो सभी पुजारी दूरत होते हैं। इसके कथन के अनुसार इस प्रकार हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। ये कथन के अनुसार है ये, मतलब विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना, शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना, शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। नीचे कूट दिया गया है, केवल 1 है, 1 और 2 है, 2 3 4 है, 1 और 1 2 3 है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 3 और 4 हो जाएंगे हमारे। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, शिक्षक को शिक्षण गंभीरता से लेने का संदेश देना, शिक्षण को नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, शिक्षण के गुणों में और अधिक सुधार के लिए क्षेत्रों को पहचान करना। विद्यार्थियों को शिक्षकों का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। यह शिक्षकों को उनके क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के साथ ही शिक्षक तथा विद्यार्थी के संबंध में सहज बनाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है वितरण भाषा के रूप में, शारीरिक भाषा के रूप में, व्यक्तिक भाषा के रूप में, पराभाषा के रूप में। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है किसके लिए? देखिए पराभाषा के रूप में जाना जाता है इसे। पराभाषा संप्रेषण की एक ऐसी भाषा है जो कि आवाज के सतत अर्थों को काफी हद तक सुधारने का प्रयास करती है। इसीलिए कहा गया है कि संप्रेषण की क्रिया में वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को ही पराभाषा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक प्रकार संप्रेषण प्रभावित होता है संदर्भ से, अभिग्रहण से, संचरण से, गैर विनिमय से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रकार संप्रेषण प्रभावित होता है। किस प्रकार होता है ये संदर्भ से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण जो है इसके संदर्भ से प्रभावित होता ही है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक पार्टी आयोजित की गई है जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थी। तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है? कि महिलाओं की संख्या पूछी गई है 24, 12, 14, 18। ये प्रश्न के अनुसार कहा गया है। देखिए दादा और दादी हैं, दादी जिसमें दादी, पिता, माता के दादा दादी हो गई,
फिर इसके देखिए पिता, जब पिता पुत्र पत्नी, ठीक है, इसकी माता होगी, 4 पुत्र हो गए। ये पहले दादी एक हो गई, फिर एक माता भी हो गई, ठीक है जी। फिर इनके पुत्र हो गए, ये 4 पुत्र हो गए, 4 व्यय प्लस कर लीजिए। एक बार फिर से यहां से जोड़ते हैं। एक दादी हो गई, एक माता हो गई, दादी पिता माता, 4 पुत्र है, और 4 पुत्रों की 4 पत्नियां हो गई। उनकी पत्नियां, उनके पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां, 4 दूनी 8। इसका राइट आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। पुत्र 2 पुत्रियां हैं तो 4, अच्छा पुत्र के 4 हो जाएंगे। इसे देखिएगा, एक दादी, एक माता, एक 4 पुत्र हैं तो 4 पत्नियां हो गई, ये भी लेडीज में आ गई, और 4 पुत्रियों के 2 पुत्रियां हैं, ये प्रत्येक के 2 हैं तो 8 हो जाएंगी, तो इसमें से ये काटने पड़ेगा हमें। एक दादी, एक माता, 4 पुत्रों की 4 पत्नियां, और 4 प्रत्येक के 4 देखिए 2 पुत्रियां हैं तो 8 ही हो जाए, 8 4 12 13 14, यानी कि 14 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि तो महिलाओं की संख्या पूछी गई है, 14 हो जाएगी। इसी प्रकार चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। शिक्षकों का रोजगार पूर्व निरीक्षण परीक्षण बिल्कुल उचित है, क्योंकि चिकित्सकों, वास्तुकारों, अभियंताओं जो इस समय नियुक्त हैं को ऐसे परीक्षण का सामना करना है। यह किस प्रकार का तर्क है? जैविक, निगमनात्मक, सादृश्यमूलक, मनोवैज्ञानिक। निम्न दिए गए तर्क पर विचार कीजिएगा। शिक्षकों का रोजगार पूर्व परीक्षण बिल्कुल उचित है, यानी कि पहले परीक्षण करना उचित है, क्योंकि चिकित्सकों, वास्तुकारों एवं अभियंताओं जो इस समय नियुक्त हैं को ऐसे परीक्षण का सामना करना। यह किस प्रकार का तर्क है? हमारा सादृश्य मूलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? हमें अगला पद बताना है। देखिए बी हमारा 2 पर है, बी हमारा 4 पे प्लस 2 हो रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस 2 हो रहे हैं, फिर प्लस 2 हो रहे हैं, और फिर प्लस 2 होंगे। एच हमारा 8 पे है तो 10 हो जाएगा। 10 पे हमारा क्या आएगा? जे आता है इस प्रकार। फिर देखिए 2 दूनी 4 प्लस 1 इस प्रकार है। फिर 5 प्लस, ये 5 गुना में 2 प्लस में 2 हो जाएगा, 12 हो जाएंगे इस प्रकार है। 12 दूनी 24 प्लस 3, 27 दूनी 54, 54 प्लस 4 58 हो जाएगा। ये पहले जे आएगा, फिर हमारा 58 आएगा। उसके बाद ई प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 3 प्लस 14, 14 प्लस 3 17, यानी कि जे क्या ई जे 58 क्या हुआ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सी आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, पी और क्यू भाई है, आर और एस बहन है, पी का पुत्र एस का भाई है, तो क्यू का आर से कैसा संबंध है? इस प्रकार ही पूछा गया है। ये सबसे पहले हमें पी बनाना है। ये हमारा पी और क्यू भाई है, ये पी और क्यू जो होगी ये दोनों भाई हो गए, ठीक है जी। अब पूछा गया आर और एस, आर एस बहन है, ये दोनों पी का पुत्र एस है, देखिए पी का पुत्र जो है एस है, ये पी हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए पी का पुत्र जो एस जो है ये पी का पुत्र हो गया, यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिएगा। अच्छा फिर क्या आर से पी बहन है, आर और एस बहन है, पी का पुत्र एस है, एस का भाई, पी का पुत्र जो एस का भाई है, ये भी इसकी पुत्री हो जाएगी आर भी जो है। ये दोनों आर और एस बहन है, जो पी का पुत्र एस का भाई है, ठीक है। तो क्या का आर से किस प्रकार का संबंध है? पिता पुत्र भाई चाचा, ये चाचा हो जाएगा। ये क्या का पूछा गया, ये इसका पुत्र हो गया, पुत्र के देखिए चाचा हो गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर।
फिर से देखिएगा, ये P जो है ये दोनों बाई हो गए, P और Q जो है, ये R जो है S की बहन है, इसे छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। देख P का पुत्र S है, इसका पुत्र S जो है, और R S बहन है, ठीक है, ये R होगी, दोनों भाई बहन हो गए। फिर Q का R से किस प्रकार संबंध है, देखिए R जो है इसका P का पुत्र S का भाई है, P का पुत्र R हो गया और इसका भाई है यानी कि बहन होगी, तो R का जो है Q से क्या संबंध होगा, इसका चाचा हो जाएगा, क्योंकि पिता का भाई चाचा होता है। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। अनिल ने अपने घर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा की में दूरी तय की है। वह वापस घुमा और पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है, पूछा गया। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 14 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। अनिल ने अपने घर से पूर्व की दिशा में, हम इस प्रकार ये बनाएंगे, ठीक है, ये पूर्व की दिशा में गया है, यहां से चला, ये 6 किलोमीटर चला यहां तक, ठीक है जी। फिर यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की है, तो वह वापस घुमा और पश्चिम की दिशा में, देखिए यहां से पश्चिम दिशा में गया है, 12 किलोमीटर, यहां से 6 तो ये हो गया और 6 यहां से चले पड़े ये, ठीक है जी। वापस घुमा और 12 किलोमीटर चला गया। फिर दाएं मुड़ा, दाएं का इसका स्थान हो जाएगा, यहाँ पर दाएं की ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ पर 8 किलोमीटर पहुंच गया ये। उसके घर से कार्यालय की दूरी, सीधी दूरी कितनी है, अब ये देखिए ये पूछा गया है, या कितनी दूरी है, ठीक है जी। तो अब ये जो समकोण बना है इसका हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, या टोटल 64 होता है और चिको 36 होते हैं। 36 का क्या हो जाएगा, 4 4 10, 4 3 9, ठीक है। इस पर फिर से दोबारा करते हैं, ये इस प्रकार होगा, ये यहां से ये दूरी तय होगी इसके पहले से, 6 किलोमीटर गया पश्चिम की दिशा में, फिर 12 किलोमीटर गया है, यानी कि ये 6 हो गई, ये 6 पहले छोड़ देते हैं, फिर यहां से 8 किलोमीटर चलाइए। ये दूरी जो है ना, ये वाली पूछी गई है, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये 64 और 36, ये 100 हो जाएंगे हमारे, और 100 का स्क्वायर जो होता है हमारा 10 होता है। इस प्रकार से ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 किलोमीटर की दूरी थी, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। यदि तर्क वाक्य कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है, कोई आदमी ईमानदार नहीं है उसको गलत माना जाता है, तो निम्नलिखित का तर्क वाक्यों में से किसे निश्चित रूपेण सही होने का दावा किया जा सकता है। कोई ईमानदार व्यक्ति आदमी नहीं है, सभी आदमी ईमानदार हैं, कुछ आदमी ईमानदार हैं, कुछ आदमी ईमानदार नहीं है। इसमें से सही आंसर क्या रहेगा, तर्क बताइएगा। इसका राइट आंसर हमारा आदमी ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कुछ आदमी ईमानदार हैं। कोई आदमी ईमानदार नहीं है ये हमारा गलत माना गया है, तो कुछ आदमी ईमानदार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नजर मिलाने से, अतिशयोक्ति के प्रयोग से, आवाज स्तर के परिवर्तन से या अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नजर मिलाने से। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है, ये नजर मिलाने से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सी आंसर रहेगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है एक वैध तर्क, एक निष्कर्ष, एक तर्क, एक स्पष्टीकरण। एक वैध तर्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संरचना प्रस्तुत करने वाले ऐसे तर्क वाक्य या वाक्यों का यह वह समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है, अर्थात जिनकी सहायता से निष्कर्ष ज्ञात किया जा सकता है, एक वैध तर्क कहलाता है। ये साथियों में आपको साथ साथ इनकी जो परिभाषा है वो भी करवा रहा हूं प्रत्येक क्वेश्चन की, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। यदि आप नहीं सुन रहे हैं तो आपको कुछ गलती हो सकती है, यदि से किसी परिभाषा से प्रश्न पूछ जाता है तो आप उसको गलत कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा
कि आपकी जो परिभाषा है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए और आपका किसी प्रकार का प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो आप उसका सही सटीक आंसर दे सकते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा है, अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है कहलाता है प्रत्ययकारी, कोश विषयक, परिशुद्धता, स्वनिर्मित परिभाषा। इसका सटीक आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये स्वनिर्मित परिभाषा कहलाएगा। अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, ये स्वनिर्मित परिभाषा कहलाती है। अभिकथन दिया गया है कि कोई आदमी पूर्ण नहीं है, तर्क दिया गया कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, कि कोई आदमी पूर्ण नहीं है और कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, दोनों ही देखिए नहीं में दिए गए। ए हमारा असत्य है परंतु आर सत्य है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। ए आर दोनों सही है और आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ए आर दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। देखिए परंतु आर जो है ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता है कि कोई आदमी पूर्ण नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, ये हमारा इसका तर्क नहीं कर रहे हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है ये प्रतिशोधात्मक, अप्रमाणिक, विवेचनात्मक, उपयोगितावादी। तो सही सटीक आंसर क्या रहेगा? शिक्षक छात्र संप्रेषण जो होता है ये प्राय होता है, किस प्रकार का होता है? जो एक क्लास में जो कक्षा में एक अध्यापक और शिक्षक एक दूसरे को देखिए, अध्यापक पढ़ाता है और छात्र ग्रहण करता है। ठीक है, तो स्वतंत्र चर जो होता है हमारा शिक्षक होता है और अधिक चर जो होता है हमारा या प्राचर जिसे कहते हैं वो हमारा छात्र होता है, क्योंकि वो शिक्षक पर आधारित होता है। तो इस प्रकार पूछा जाता है कि शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय किस प्रकार का होता है? ये उपयोगितावादी, विवेचनात्मक, अप्रमाणिक या प्रतिशोधात्मक। ठीक है, अप्रमाणिक तो देखिए होगा ही नहीं है, इसे काट दीजिए। ये प्रमाणिक प्रमाणिक होता ही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर जो उपयोगितावादी होता है। कि शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय उपयोगितावादी होता है, इसके माध्यम से हमेशा किसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। कक्षा में संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? असंगत, शाब्दिक, अशाब्दिक या अवैक्तिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? अशाब्दिक के रूप में समझा जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को प्राय अशाब्दिक संचार रूप से समझा जाता है। अशाब्दिक संचार का अर्थ है निशब्द संचार, जिसमें भाषा की बोली, छूना, चेहरे के हाव भाव, आंख से इशारे, पहनावा आदि शामिल होते हैं। चलिए रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया। 210 छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल हुआ। 1/3 छात्रों का माध्य 60 पाया जाता है, शेष छात्रों का माध्य 78 पाया जाता है, तब संपूर्ण समूह का माध्य क्या होगा? कुल छात्रों की संख्या तो 210 है। अब 1/3 छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? ये 70 हो जाएगी। 1/3 और गुणा में 200 हो जाएंगे। देखिए 210 हो जाएंगे, 7 या 21 होता है, यानी कि 70 हो जाएगा। ये सीधा सा आंसर। ठीक है, इस 70 छात्रों का कुल योग जो है कितना है? 70 गुणा में 60 हो जाएंगे, यानी कि 4200 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब 210 जो शेष छात्र जो है, यानी कि 210 में से 70 घटाएंगे हम, 140 हो जाएंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 14 3 42 हो जाएंगे हमारे। ठीक, सॉरी दोस्तों, यहां से कटिंग नहीं हुआ भैया। ये 210 में से -70 करेंगे तो 140 आ जाएगा ना। 4200 ये हो गए और 140 ही हो गए, तो 140 छात्रों का कुल योग कितना है? 140 गुणा में हम इसे 78 करेंगे। ठीक है, कि 42 हमारा 1 हो जाएगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा? ये 210 में -70 किए थे हमने, 140 आ गया। तब 140 छात्रों का कुल योग जो है 140 गुणा में हमारा 78 करेंगे, 78। देखिए जो शेष माध्य छात्रों का जो 78 था ना, यहाँ पर हम 78 कर लेंगे। 140 गुणा में 78, तो ये हमारा 10, ये 920 आ जाएगा।
अब आगे क्या करते हैं, देखिए 10,920 जो है 10,920 प्लस में करेंगे हम जो हमारा 42 वाला था, ठीक है। करने के पश्चात बटे में करेंगे हम 210, 76 हमारे टोटल थे। तो इस प्रकार जो है ये अब इसका टोटल जो हम करेंगे दोनों के ऊपर लगा, ये 15,120 हो जाएगा, बटे में 210 हो जाएगा। इसे काटने पर हमारा ये 78 आ जाएगा, नहीं 72 आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 72 आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न करते हैं। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी कि 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो अगली संख्या क्या होगी, ये पहले हमने क्या किया है, ये +3 किया हुआ है, 2 + 3 सीधा सा देखिए दिखाई दे रहा है हमें, इसलिए हमें विषम संख्या जोड़कर देखते हैं। फिर देखिए +5 कर दिया है, उसके बाद देखिए 7 कर दिया गया, 17 9 देखिए प्लस फिर 9 यानी कि विषम संख्या ही हो रही। तो फिर 11 देखिए बिल्कुल हमारा सटीक आंसर है। अब इसके देखिए हम 13 करेंगे, देखिए 50 हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। देखिए हम जैसे करते हैं पहले 2 गुना में 2 + 1 करते हैं, 5 दूनी 10 + 2 करने पड़ेगा या फिर 1 करें तो ये हमारा सटीक नहीं होगा, इसलिए हमें पहले विषम संख्याएं देखते हैं तो ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथ अगला प्रश्न जो है, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा का संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। मस्तिष्क चित्रण, व्यवस्थापन, समस्या उन्मुखीकरण या विचार प्रोटोकॉल। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ABCD से। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये व्यवस्थापन ही कहलाएगा कि विचारों के गतिशील पैटर्न को आरंभ करने के लिए कक्षा को संप्रेषित करके कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग करना व्यवस्थापन कहलाता है। तो साथियों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको कैसे लगी, किसी प्रकार का सुझाव तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मत भूलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार आपके लिए बेहतरीन टॉपिक MCQ लेकर। जय हिंद।